नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लगाएंगे और अगर आपको ये थोड़े भी हेल्पफुल लगे ना तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इन टेस्ट को सिर्फ आप 1 से 2 बार सिर्फ आंखों के सामने से निकाल लो, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती रहेगी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। और इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री दोनों के टेस्ट लगा चुके हैं। आप चैनल की पारुल मैम के नाम की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टेस्ट को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में दिया गया है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। सही बात। बक्सर का युद्ध हुआ कब था भाई आपका? तो भाई बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764। और ये गलत इसलिए होगा ऑप्शन क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद नहीं, हमारे प्लासी के युद्ध के बाद, जस्ट प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था ना, इसके जस्ट बाद से अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेशवाद की शुरुआत की। दूसरा दिया है, ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अपना अधिकतम साम्राज्य स्थापित करना है। सही। कृषि के वाणिज्यीकरण में खाद्यान्न में वृद्धि हुई। तो भाई एक बार सेकंड ऑप्शन दोबारा देख लेते हैं। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अपना अधिकतम साम्राज्य स्थापित करना नहीं था भाई, ये गलत हो गया। यहाँ पे उनका आर्थिक उद्देश्य था कि मतलब पैसा कमाना, धन ज्यादा से ज्यादा, साम्राज्य का तो नहीं, उन्हें इतना कोई वो नहीं था, तो ये गलत हो गया। कृषि के वाणिज्यीकरण में खाद्यान्न में वृद्धि हुई। खाद्यान्न में वृद्धि कमी हुई, बिल्कुल कमी, ये भी गलत हो गया। तो कितने कथन सही नहीं है? तीनों ही सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही हैं वे बताने हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार दिया। गलत। भाई व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर तो जो डलहौजी लेके आया था उसमें उसने हड़पे थे ना सारे राज्य मोस्टली। वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में किया गया। सही बात। और व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले किसे किया गया था? सतारा को। कब? 1848 में। सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों को कंपनी को सेना नहीं रखनी पड़ती थी। भाई रखनी पड़ती थी, ये तब तो सहायक संधि बोला गया है। सहायक संधि से भारतीय राजाओं पर कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, ये बात सही है। तो कितने कथन सही हो गए? 2 और 4। तीसरे में दिया है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक कारण नहीं था? जो नहीं था वो बताना है। भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया। सही बात। भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमा की सुनवाई नहीं कर सकते थे, ये भी सही है। सेना में भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात लगभग 5:1 था। तो भाई था तो इतना ही अनुपात, बट ये हमारा कौन सा कारण है? सैन्य कारण। और प्रश्न में हमारे से पूछा गया है प्रशासनिक कारण, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पक्षतापूर्ण और दीर्घबाधित और खर्चीली थी, ये भी बात सही है, प्रशासनिक में आता है ये भी। चौथे में दिया गया है, 1857 विद्रोह का प्रमुख कारण था सैनिकों में असंतोष। 5वें में दिया गया है, अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। तो सही बात है भैया। डलहौजी की हड़प नीति अवध में लागू नहीं हो रही थी। जो डलहौजी था उसने मतलब हड़प नीति के तहत जो हड़प नीति उसने अपनाई थी अवध के ऊपर, उसके तहत तो उसको लागू नहीं कर पाया, बट उसने उस पर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया। तो उस कुप्रशासन का आरोप लगाने से कि भाई यहाँ का राजा सही नहीं है, उससे प्रशासन होने गई, तो इस तरीके से करके उसने अपनी एक तरीके से बोल सकते हैं कि बात अपनी कंप्लीट कर ली डलहौजी ने। तो ये भी बात सही है, तो दोनों बातें सही है और व्याख्या भी सही है। 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह को उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा हो कहलाएंगे। सही बात है। मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया था भाई। प्रशासन संबंधी कार्यों में धर्म की जगह योग्यता का आधार बना, नहीं भाई, योग्यता की जगह धर्म का आधार बना था, तो ये भी गलत। तो कितने कथन सही है? केवल 1। 7वें दिया है, 1857 के विद्रोह पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हुई थी। सही बात। इस कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता ने विरुद्ध एक सैन्य विद्रोह का हो गया। सही, दोनों बातें सही। सॉरी, माफ कीजिएगा, एक बार और पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत एक जनव्यापी विद्रोह नहीं, जनव्यापी विद्रोह नहीं, सैन्य विद्रोह हुआ था। वहां पर बैरकपुर में हुआ था ना आपका सैन्य विद्रोह, उसके साथ शुरू हुई थी। सही नहीं है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक सैन्य विद्रोह हो गया। भाई बाद में हुआ जनव्यापी, फिर जनव्यापी हुआ ना, आम जनता ने भी भाग लिया इसमें।
तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। कथन जो सही नहीं थे वे बताने हैं, दोनों ही सही नहीं है। 8वें में दिया है निम्नलिखित में से लाल डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम। तो सबसे पहले आता है हमारा सतारा, संबलपुर, उदयपुर और फिर नागपुर आता है। सतारा कब हुआ था? 1848, संबल 1849, उदयपुर आपका 1852 और नागपुर 1854। और इसके बाद नागपुर के बाद करौली और फिर अवध। अवध हुआ था ना सबसे लास्ट में, अवध कुप्रशासन के आधार पर कब हुआ था? 1856 में। आगे बढ़ते हैं। 1857 क्रांति में किन समूहों की भागीदारी रही है? इसमें रही है किसकी? किसानों की, जमींदारों की, धर्मोपदेशक, पंडित, मौलवी और हस्तशिल्प, चारों की रही है, यानी कि उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विद्रोह में किसानों और बड़े जमींदारों सहित सभी सामाजिक वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। नहीं, इसमें जो आपके मान लो हिंदू में जो आपके भारतीय में संपन्न परिवार जैसे जमींदार हो गए या फिर आपके बड़े बड़े व्यापारी हो गए, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। इस विद्रोह में दिल्ली में एक केंद्रीकृत कमान और नेतृत्व किया गया। भाई इसमें केंद्रीकृत कमान और नेतृत्व था ही नहीं, तभी तो यह सफल रहा था। साहूकारों और व्यापारियों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। सही बात, ये बात सही है। तो कितने कथन जो सही है वे पूछे थे ना, ऑप्शन नंबर सी। अब 11 में देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, प्रमुख केंद्र और ब्रिटिश दमनकर्ता बताने हैं। अब लखनऊ में किसने दमन किया था भाई? लखनऊ में किया था आपका हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो भाई एक से पता लग गया वैसे तो डी है इसका आंसर। अब इलाहाबाद और बनारस कर्नल नील, हैदराबाद आपका कैंपबेल 2 और जगदीशपुर आपका मेजर विलियम टेलर, यानी कि 1। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद और बनारस यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नल नील हो गया और लखनऊ आपका हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल हो गया और फैजाबाद भी आपका यूपी में ये हो गया आपका कैंपबेल और जगदीशपुर मेजर विलियम टेलर। 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर को दोबारा कब्जा कर लिया था? ये है आपका दिल्ली। और कब कब्जा किया था भाई इन्होंने? मतलब 1857 के मतलब सितंबर के आसपास, सितंबर के आसपास पुनः कब्जा कर लिया था दिल्ली के ऊपर। 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण थे ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण करना। सही। प्रशासन के निचले स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार। सही। डलहौजी की अवध का विलय, ये भी सही है। कब हुआ था? 1849 में प्रशासन के आधार पर। सॉरी माफ कीजिएगा, अवध का विलय हुआ था 1856 में, तभी तो विद्रोह हुआ था। तो इसमें तीनों सही है। निम्नलिखित विद्रोहों में उनके कालक्रम में की गई व्यवस्थित कीजिए। बंगाल का सिपाही विद्रोह। अब देख लेते हैं भाई, बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था हमारा? 1764 बक्सर के युद्ध के आसपास हुआ था। कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819 में और बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था, ये इंपोर्टेंट भी है, 1806 में। संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में और कोल विद्रोह हुआ था 1829 में। अब लगा लेते हैं भाई, सबसे पहले हुआ बंगाल में सिपाही विद्रोह, यानी 1 आएगा पहले, फिर आएगा आपका 3 135 135 1 3, पहले आएगा 1 फिर 3 फिर 2 फिर 5 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 15 में दिया है दिल्ली में प्रतीक रूप से विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर से परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त खां। आगे देखते हैं। 1857 क्रांति में धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सत्य हैं वे बताने हैं। ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदू इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार। सही। मंदिर और मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाना। ब्रिटिश सरकार भारतीय समाज सुधारों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। सही। तीनों ही बातें सही हैं। 17 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1857 के विद्रोह के स्थान और नेतृत्वकर्ता। लखनऊ से हमारे किसने वो किया था? बेगम हजरत महल ने। और असम से मनीराम दीवान ने। ग्वालियर से आपके थे तात्या टोपे जी और बिहार से कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 1857 विद्रोह में असफलता के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? असफलता के कारण देख लेते हैं। यह भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। सही। यह विद्रोह भारत में सभी भागों में नहीं फैल सका, ये भी बात सही है। विद्रोह
सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। भाई सामाजिकता तो थी इसमें पूरी, विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होना। विद्रोहियों में राष्ट्र के लिए कोई प्रेम नहीं था, उनका जो क्षेत्रीय उनका जो क्षेत्र की सत्ता थी जहाँ पर वे एक तरीके से शासन करते थे, सिर्फ उसी का मोह था उनके अंदर। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कितने हो गए? एक तो और तीन, सॉरी तीन, तीसरा भी सही है। विद्रोही सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। सही, हाँ ये वाला सही है। 19वां दिया गया है, मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। नहीं भाई, मंगल पांडे ने तो बैरकपुर छावनी से किया था ना, बैरकपुर छावनी से, बिहार के आसपास। 1857 विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने भारत के बादशाह घोषित किया गया। सही, यानी कितने सत्य? केवल 2। 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है वो बताना है। इसमें तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेज से लड़े थे। नहीं भाई, तात्या टोपे लड़े थे नाना साहेब की साइड से, नाना साहेब की साइड से, जो किसके नाना साहेब के नेतृत्व में तात्या टोपे लड़े थे। कहाँ पर? कानपुर से। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। आगे देखते हैं किसमें 1858 ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। सही बात। 1857 कानून के द्वारा भारत में शासन का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। नहीं, असल में जो भारत की सत्ता है वो किसके पास चली गई? वो चली गई जो डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए थे, डायरेक्टर, और जी आपके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके हाथों में चला गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भाई ये थे आपके सत्येंद्र नाथ ठाकुर। और कब की थी इन्होंने? 1863 में पास। 23 में देख लेते हैं, 23 में क्या लिखा है? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा नहीं की गई थी, ये की गई थी आपके द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा 1838 में की गई थी। तो ये इनकरेक्ट हो गया। लैंड होल्डर सोसाइटी पहली राजनीतिक सभा थी जिसने राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। सही। इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। सही, जमींदार द्वारा बनाई गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग करती थी। इसकी स्थापना विलियम एडम्स द्वारा की गई थी। तो ये भी बात सही है। और लैंड होल्डर सोसाइटी में जो भारतीयों की तरफ से जो नेता थे वे थे, एक तो द्वारिका नाथ हो गए आपके, एक हुए राधाकांत देव, तीसरे कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर। ये सब जमींदार थे भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। 24 में देख लेते हैं। 24 में लिखा है 1858 के अधिनियम में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। 1858 के बारे में पूछा है, ठीक है। सही बात। भारत का शासन सीधे कंपनी के हाथ में नहीं, विक्टोरिया महारानी के हाथ में आ गया, सीधे सम्राट के हाथ में। तो गलत हो गया। विद्रोह के परिमाण काफी उपयोगी रही। सही। तो कितने कथन सही है? केवल 2। अच्छा हाँ, तीसरे में लिखा है ना, विद्रोह के परिणाम काफी उपयोगी नहीं रहे। भाई सारे विपरीत ही काम हुए। तो कितने कथन सही नहीं है? केवल 2, दूसरा और तीसरा। 25 में दिया गया है 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास उभरने लगा। सही बात। अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। ये भी बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अकेले अकेले ठीक है ना दोनों ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। 26 में दिया गया है यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यंग बंगाल के संस्थापक डेरेजियो स्वयं रूस की क्रांति के सिद्धांतों से प्रभावित थे। भाई रूस की क्रांति से सिद्धांतों से प्रभावित थे, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे प्रभावित थे। तो पहला इनकरेक्ट, डेरेजियो ने लोगों को जागरूक करने के लिए राजा राम मोहन राय की परंपरा का अनुसरण किया। सही। भाई ये बहुत अच्छे फ्रेंड है डेरेजियो राजा राम मोहन राय के। यह बंगाल आंदोलन पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। सही बात। कौन सही है इसमें? सेकंड और थर्ड। 27 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में लंदन में कई राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ। तो भाई कांग्रेस की स्थापना से पहले जी बिल्कुल हुआ।
सामान्य जनता ने अब आंदोलन में हिस्सा लेना बंद कर दिया। नहीं भाई, आंदोलन में हिस्सा लिया तभी तो बातें आगे बढ़ी। तो इसमें से कौन सा सत्य है? केवल 2। 1835 का प्रेस अधिनियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है। इस एक्ट में प्रकाशक मुद्रक केवल प्रकाशन के स्थान पर सूचना देकर अपना कार्य कर सकता था। सही है। प्रेस अधिनियम 1878 तक चलता रहा। ये 1878 नहीं भाई, ये चलता रहा 1856 तक, फर्स्ट क्रांति से पहले तक। तो ये वाला इनकरेक्ट है। 29 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में हुआ था। तो भाई हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में जन्म हुआ था और ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। तात्या टोपे को 1859 में ग्वालियर में फांसी दी गई थी। ये बात सही है। उनका जो एक फ्रेंड था, कौन? मानसिंह ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया था, जिसके कारण उन्हें फांसी हो गई थी। सिंधिया की स्वीकृति के साथ ग्वालियर की सेना और जनता ने उन्हें सहयोग दिया। जी बिल्कुल, सहयोग तो दिया, बट सिंधिया ने उनको अस्वीकृति दी थी। तीसरा, तो कितने कथन सही है? केवल 1। 30 में दिया है किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया? ये किया गया है कैनिंग के टाइम पर। ये मान लो 1856 के आसपास वाली बात है। पील आयोग के गठन करने का उद्देश्य था, ये था भारतीय फौज में नवगठन के लिए। अंग्रेजों ने किया गया, सेना को जाति, समुदाय या फिर धर्म के आधार पर अलग अलग कर दिया। इस तरीके से उन्होंने फौज को बांटा पील आयोग के आधार पर। 32 में दिया है रिपन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। सही बात है क्या ये? नहीं भाई, रिपन ने थोड़ी किया था, ये किया था लिटन ने रिपन के बाद 1876 के आसपास। सन 1876 में देश की रियासत में ब्रिटिश सर्वोच्चता वैधानिक रूप से दिया गया है। सही। कितने कथन सही है? केवल सेकंड। 33वां 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरी ने धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। सही बात। डलहौजी ने शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ डलहौजी के टाइम पर। तो भाई लागू बताओ किसके टाइम पे हुआ था? लागू हुआ था ये कैनिंग के टाइम पर, डलहौजी के टाइम पर से प्रस्तुत किया गया था। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू धर्म को ग्रहण करने वाले पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। नहीं भाई, ये तो पूरे छीनने की फिराक में थे ना अंग्रेज। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक बताने हैं। द पीजेंट एंड द राज, ये किसकी है? स्टोक्स की, एरिक स्टोक्स। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये है अशोक मेहता की बुक, सबसे पॉपुलर बुक। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये है आपकी सर सैयद अहमद खां की। और द सिपाही म्यूटिनिटी ऑफ 1857 सोशल एनालिसिस, ये है चट्टोपाध्याय, ए पी चट्टोपाध्याय, यानी 2341 2341 ऑप्शन नंबर सी। सती चोरा घाट की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दिया गया है सती चोरा घाट की घटना का केंद्र गोरखपुर था। भाई गोरखपुर नहीं था, वो था कानपुर। तो ये इनकरेक्ट। इस घटना का नेतृत्व मंगल पांडे ने नहीं किया था भाई, इसका नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब, कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब कर रहे थे ना तात्या टोपे के साथ। तो इनकरेक्ट कितने का तो भाई कितने सही नहीं है? दोनों ही सही नहीं है। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? स्थानीय स्वशासन हुआ था हमारा रिपन के टाइम पर। ये हुआ था, रिपन आया कब था? 1882 के आसपास। 37 में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं 37 में दिया गया है बहादुर शाह प्रथम को पुनः भारत का सम्राट और नेता घोषित कर दिया। सही। दिल्ली प्रतीकात्मक नेतृत्व बख्त खां को दिया गया। सही। वास्तविक नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के पास था। ये भी सही है। तो माफ कीजिएगा, 37 को एक बार और पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट व क्रांति का नेता घोषित किया गया। बहादुर शाह सेकंड। दिल्ली के प्रतीकात्मक नेतृत्व बख्त खां को दिया गया था। भाई दिल्ली का जो हमारा नेतृत्व दिया गया था वो बहादुर शाह द्वितीय को दिया गया, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर बैठा था उस टाइम पर। तो बहादुर शाह द्वितीय। ये भी गलत हो गया। वास्तविक नेतृत्व मुगल सम्राट
बहादुर शाह द्वितीय नहीं थे, पर जो वास्तविक नेतृत्व करते थे जनरल बख्त खां दिल्ली से। ये भी इनकरेक्ट। कितने कथन असत्य हैं? तीनों ही। 38 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मत है और इतिहासकार बताने हैं। यह धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। ये क्या है? एलाई वीज ने। ठीक है, पहले का दो तो भाई इसमें युग्म सही बताने हैं ना, तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि बेंजामिन डिजरेली लिखा हुआ है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ये कहा है बेंजामिन डिजरेली, तो ये भी गलत हो गया। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यह कहा है जॉन लॉरेंस ने। ये सही हो गया युग्म। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। ये क्या कहा गया है? किसने? सीले के द्वारा ही। तो कितने युग्म सही है इसमें? 2। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है 1857 विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? हेरसे। सही। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी जनरल हैविड थे। ये भी सही। तो दोनों कथन सही है इसमें। 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत में टकराव के प्रमुख कारण क्या थे? ये थे सीमा संबंधी झड़प। ये भी थी ब्रिटिश व्यापारियों बर्मा के जंगली संसाधनों पर नजर। ये ब्रिटिश वस्तुओं की बर्मा का बाजार। ये भी। और कब हुआ, कब था भाई ये? आपका 1852 में बर्मा का युद्ध हुआ था। तो इसमें कितने सही हैं? तीनों। 41 में फैजाबाद के विद्रोह को विलियम टेलर और विसेंट आयर ने दबाया था। सही। जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने किया। सही। ये भी भाई। तो कितने कथन सही हैं? केवल 2। 42 में दिया गया है 1857 की क्रांति के बाद सेना पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना है। सेना में भारतीय मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा। सही। भौगोलिक और सैनिक महत्व स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। सही। अधिकार वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया गया। नहीं भाई, अधिकार छीनने का तो पूरा पूरा वो दिया उन्होंने मौका। 43 में दिया गया है, कौन कथन सही है हमें बताने हैं। 19वीं सदी की प्रेसिडेंसियों और प्रांतीय सरकारों संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। नहीं, प्रेसिडेंसियों को ज्यादा थी। प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। तो भाई प्रांतों का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके द्वारा चलाया जाता। तो ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी। 44 में दिया गया है जो कथन सही है वो बताने हैं। राजस्थान कोटा में जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो भाई इसमें सही बात। और असम में किसने किया था? मनीराम दत्त ने। गलत हो गया। उड़ीसा में किसने कहा था? सुरेंद्र साई ने। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कितने कथन सही है? केवल 1। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1857 नामक पुस्तक ये किसने लिखी थी भाई? ये लिखी थी एमएन सेन ने। एमएन सेन यानी कि 2। द हिस्ट्री ऑफ सिपाही फोर इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ सिपाही बोर इन इंडिया लिखी थी जॉन विलियम ने लिखी थी। हाँ, जॉन विलियम काय। यानी कि 2, 3 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1859 कार्ल मार्क्स ने लिखी थी भाई। और सिविल रिवोल्यूशन इन इंडियन म्यूटिनीज ये लिखी थी आपकी शशि भूषण चौधरी ने। यानी कि 1। 46 में दिया है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सत्य है वे बताने हैं। तो इसमें है आपका भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति को त्याग कर दिया गया। सही। उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार मान्यता प्रदान की गई इससे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 47 में दिया है ब्रिटिशों द्वारा 1857 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन असत्य है वे बताने हैं। बांटो और राज करो नीति को आगे बढ़ाया। नहीं। समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया। सही। भारतीय राजाओं और जमींदारों को मुरज्जियों के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार की नीति अपनाई गई। भारतीय राजाओं और जमींदारों की मित्रतापूर्ण नीति अपनाई गई। जी हाँ, सही बात है ये भी। और बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। सही है ये भी। बांटो और राज करो, धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया। और जो दूसरा है आपका टेक्निकली क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट है। उन्होंने समाज सुधार की कोई नीति आगे नहीं बढ़ाई थी। तो इसमें होगा, आप कह सकते कौन कौन से हो गए? केवल 2। निम्नलिखित विद्रोही केंद्रों में से 1857 के किस में अंग्रेजों द्वारा महिलाओं व बच्चियों को
फांसी दी गई। देखो भाई कितना दर्दनाक मामला है ये है बनारस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे, जो कथन सत्य है वो बताना है। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। नहीं भाई, बैरकपुर से किया था ना उन्होंने। 1857 विद्रोह में बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय मान लो। तो इसमें कितने कथन सत्य हैं? केवल 2। 50 में दिया गया है अभिकथन और कारण संग्राम की दृष्टि से 1857 का विद्रोह असफल रहा। सही बात। विद्रोह में दूरगामी परिणाम भी असफल रहे। एक्चुअली इसमें जो दूरगामी परिणाम है वे काफी सफल रहे थे। और इस विद्रोह के बाद ये मान लो मुगल तो पूरी तरह से समाप्त हो ही गए थे भाई। तो इसका आंसर होगा ए सत्य, आर असत्य। 51 में दिया गया है जोनाथन डंकन के प्रयत्न से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। नहीं भाई, जोनाथन डंकन ये नहीं थी। था कौन उसके समय में था डलहौजी, सॉरी माफ कीजिएगा, वेलेजली द्वारा की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज किसके लिए की गई थी? शिक्षा के लिए, सैन्य अधिकारी की शिक्षा के लिए। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना क्या उद्देश्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए था? नहीं, बनारस का आपका नॉर्मल शिक्षा के लिए था और जो आपका फोर्ट विलियम था वो सैनिकों की शिक्षा के लिए था। तो कितने कथन सत्य हैं? दोनों। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित कर दिया था? ये किया गया था भाई पंजाबियों को, गोरखाओं को और पठानों को, बिहारियों को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दिया गया है आपका 1904 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। भाई ये की गई थी 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1904 में नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका। इस अधिनियम द्वारा शासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया। इसमें जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस थे, प्राइवेट कॉलेजेस, उन पर नियंत्रण कठोर किया गया था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय पर नहीं। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और तीसरा अधिनियम 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ये बात सही है। विश्वविद्यालय के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी सही है। और कितने सदस्य होते थे? 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होने चाहिए इसमें। तो कौन कौन से सही है इसमें? 3 और 4। 54 में 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को चलने के लिए ब्रिटिशों का साथ दिया था? ये दिया था ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद निजाम, भोपाल के नवाब, नेपाल के राजा, चारों ने दिया था। ब्रिटिश भारत में सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भाई इनका उद्देश्य था रूस की सामरिक चुनौतियों को सामना करना, तब मध्य एशिया और ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना। 56 में दिया है वुड्स डिस्पैच से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है जो कथन सही है वे बताने हैं। ये पहला कथन है, ये दूसरा। 1870 में शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया। सही। वुड शिक्षा सुझाव के तहत 1855 में एक पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई? 1855 में। तो कितने कथन सही हैं? दोनों। 57 में दिया है 1858 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं भाई। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस आजादी और कड़ी पाबंदी लगाई गई। सही। यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लगाया गया था। ये भी बात सही है भाई। अमृत बाजार पत्रिका थी किसकी? आपकी ये पत्रिका थी आपकी शिशिर कुमार घोष और एक और नेता थे आपके मोतीलाल घोष थे शायद। हाँ, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष की पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। इस कानून के द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। नहीं। तो कौन कौन से सही होगी इसकी? केवल 1 और 2। 58 में भारतीय मजदूरों की दशा को सुधारने के संबंध में 1881 में बना पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट और 1891 में बना दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया था? ये था चाय और कॉफी के बगान के उद्योग में। 59 में 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिए गए हैं आपके गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह विज्ञान और दर्शन की शिक्षा प्रदान करने हेतु खर्च करे। सही। भारतीय शिक्षा का साहित्य विज्ञान विकास के लिए हर साल 10 लाख रुपए आवंटित किए गए थे।
भाई 10 लाख नहीं थे, सिर्फ 1 लाख। तो इनकरेक्ट हो गया। ईसाई मिशनरी को बाद में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, सही। चाय और चीनी के साथ व्यापार कंपनी के अधिकार समाप्त हो गया, भाई ये हुआ था 1800 आपका 33 वाले में। तो कौन से सही है इसमें, 1 और 3। 60 में दिया है सिविल सेवा संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कौन से कथन सही नहीं है वे बताने हैं। चार्टर एक्ट 1853 में नियुक्ति के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया गया, सही बात। सिविल सेवा में सभी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाने लगी, सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जिसने सिविल सेवा को संगठित किया, सही। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तीनों ही कोई नहीं है, मतलब सब ठीक है। इकसठ में दिया है ब्रिटिश सत्ता के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की गई थी। सिविल सेवा संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से जो कथन सही है वे बताने हैं। भारतीयों के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर का पद सृजित किया गया। एक तरीके से आप मान लो कि मतलब लॉलीपॉप टाइप दिया था भाई ब्रिटिशर्स ने। ये मतलब उस टाइम के छोटे पद ब्रिटिशर्स के लिए थे जो भारतीयों को दिए गए थे। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा सभी पदों हेतु भारतीयों के लिए भी प्रवेश द्वार खोल दिए गए, सही है भाई। तो दोनों ही बातें सही है इसमें। 63 में 1858 के अधिनियम से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। जो कथन असत्य है वो बताना है। अब गवर्नर जनरल भारत में ताज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा, सही। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्ति खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी, सही। संरक्षण ताज राज्य सचिव और भारतीय अधिकारियों में बट गया। गवर्नर जनरल को कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया, नहीं भाई, इसकी तो स्वतंत्रता पूरी छीन ली। 64 में दिया है 9वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था, क्या था भाई, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। 65 में क्या दिया है, जो कथन सही है वो बताने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा व्यवस्था स्थापित की गई, सही बात है। सिविल सेवा शब्द का प्रयोग कंपनी ने वाणिज्यिक मामलों को देखने वाले कर्मचारियों के लिए किया गया, सही। दोनों इंडिविजुअली बातें ठीक है बट कारण स्पष्ट नहीं कर रही। 66 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने वैधानिक सिविल सेवा की योजना प्रस्तुत की, गलत भाई, ये रिपन ने नहीं की थी भाई, ये लिटन ने की थी। और लिटन का टाइम ये मान लो 1878 वाला वर्नाक्युलर एक्ट वाला। यह वैधानिक निकाय सिविल सेवा असफल हो गई जिससे समाप्त कर दिया गया। हाँ मतलब ये वाली बात सही है। तो कितने कथन इसमें सही पूछा था ना, कितने कथन सही है, केवल 2। 67 में दिया है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण थे। कौन कौन से थे भाई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण, ये थे आपके ब्रिटिशों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष, नहीं भाई सशस्त्र तो हो ही नहीं पाया था। ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी क्षेत्र के विश्लेषण करना, सही। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, ये वाला सही है। आधुनिक कल कारखानों की स्थापना, नहीं। तो कौन से कथन सही है, 2 और 3। 68 में भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना, यह मुख्यतः संबंधित था, ये था बाल श्रम सुधार से संबंधित। और इसमें ये बोला गया था कि 7 वर्षीय जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें और 7 से 12 वर्ष के बच्चों को सिर्फ 9 घंटे काम कराना प्रतिदिन के हिसाब से। 69 में दिया है जो से कथन सही है वे बताने हैं। इसमें दिया गया है भारत सरकार 1919 के केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग की सिफारिश की, भाई 1935 अधिनियम के तहत की गई थी, इनकरेक्ट हो गया। 1909 के एक्ट में एक लोक सेवा आयोग का गठन की सिफारिश की गई, भाई ये की गई थी 1919 के तहत, तो ये भी इनकरेक्ट। तो कितने कथन सही है, न तो 1 और न ही 2। 70 में दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था भाई इनका, विधवा पुनर्विवाह पर पूरी तरीके से रोक लगाना, 1856। 71 में कहा गया है प्रशासनिक सेवा के 1/4 पदों को केवल भारतीय भरे जाने की सिफारिश की गई, नहीं। तो इसमें 1/4 नहीं 1/3 पदों को केवल भारतीयों के लिए भरे जाने की सिफारिश की गई। लोक सेवा में ज्यादा से ज्यादा भारतीय नियुक्त हो सकेंगे। ये बात सही है। और सिविल सेवा की प्रवेश परीक्षा का आयोजन क्रमशः केवल इंग्लैंड में कराए जाने की सिफारिश की गई थी, इंग्लैंड प्लस भारत दोनों में।
और ये बातें ना तीनों पॉइंट इसमें क्वेश्चन में ऐड कर लो भाई, ये बातें हो रही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के बारे में, इसके तहत हुए हैं ये सब चीजें। तो इसमें कौन सा इसी वजह से कौन सा होगा इसका सिर्फ सही, केवल 2। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 से संबंधित विकल्प में से कौन सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। इस अधिनियम द्वारा कुछ पद अनुबंध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए गए, सही बात। प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। एक्ट में विधान परिषदों के आकार में कमी कर दी गई, नहीं कमी नहीं की गई थी भाई, वृद्धि कर दी गई थी। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ये हो गया इसका आंसर। अलग अलग विभाग सौंपकर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, ये सही है। 73 में भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था, ये किया था मैकाले समिति। कब की गई थी? 1833 में। 74 में दिया है 19वीं सदी में ब्रिटिशों द्वारा आधुनिक प्रशासन की व्यवस्था ब्रिटिश व्यापार और उद्योग की सुरक्षा के लिए की गई थी, ये थी आपकी सही बात। 1813 तक अंग्रेजों ने देश में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, बट इसके बाद तो भाई इन्होंने अति कर दी, पूरी जातिवाद समुदायवाद फैलाना। तो इसमें दोनों कथन सही है। 75 में लोक सेवा आयोग एचिसन कमेटी 1886 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सिविल सेवा के लिए प्रवेश परीक्षाएं इंग्लैंड में आयोजित की जाएंगी, सही। सिविल सेवा की आयु सीमा बढ़ा चढ़ाकर 23 कर दी। अधीनस्थ सिविल सेवकों के लिए प्रवेश परीक्षाएं भारत में कर दी गई। प्रांतीय सिविल सेवा के लिए प्रवेश परीक्षाएं इंग्लैंड में आयोजित की गई। एक्चुअली जो प्रांतीय सिविल सेवाएं होती थी इंग्लैंड में ना होकर भारत में की जाने लगी थी, तो यही वाला इनकरेक्ट होगा और यही इसका आंसर है। तो आज का टेस्ट हमारे यहीं पर समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।